हे गाइस, दिस इज सी रूपल जैन मेकिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन इजी फॉर यू। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं पूरे जोरों शोरों के साथ टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन। ठीक है, कि जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन है, जैसे कि डेली आप ऑर्डर करते हो बेटा अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, रोज़ ना रोज़ आपके घर पे क्या है, सबसे ज़्यादा ऑर्डर तो यहीं से आते हैं। ठीक है, जितना आप ट्रेडिशनल शॉप से जाके आजकल बाय नहीं करते हो, तो आजकल के जो बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद है करके बच्चे। हाँ, मैं भी आजकल की हूँ, ठीक है, बहुत पुरानी नहीं हूँ, बट फिर भी ठीक है, आजकल और ज़्यादा जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन का बढ़ चुका है। ठीक है, तो दिक्कत क्या है बेटा कि सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं, जो मेजर कंपनीज है, वो क्या फॉरेन की है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट तो इंडिया से बना रही है, बिजनेस तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन टैक्स जो है हमको क्या करना है, इंडिया में नहीं मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कैसे टैक्स लगा रही है, क्या लगा रही है, वो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आप स्टडी मटेरियल में जाओगे तो सबसे पहले आप क्या बोलते हैं, देखोगे कि आपका जो पहला टॉपिक है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, व्हाट इज़ ई कॉमर्स। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या है, तो चैप्टर जो आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट होता है और उसके बाद जाके धीरे धीरे जो है प्रोसेस आगे बढ़ता है। और क्या मैम ये जो कॉन्सेप्ट है वो केस स्टडी में आता है? नहीं आता है, बट इन केस कभी आ गया या कुछ छापना रहा आपको डिट्टो बुक से देखने के लिए, और बेसिकली अपना एक कॉन्सेप्ट है कि अपन सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे पहली चीज़ जो है वो ये मेंशन गई कि आपको बुक में हर चीज़ होनी चाहिए, ये नोट्स में जो आपके बुक में दी गई है। ठीक है, तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले अपन अगर जनरल की बात करें तो ई कॉमर्स में सीधे सीधा मतलब ये है कि आप सेल कर रहे हो क्या, गुड्स और सर्विस को थ्रू आपका प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म। आप एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो। ऑब्वियस बात है बेटा, फ्री में तो करोगे नहीं, पैसे के लिए करोगे, तो फॉर अ वैल्यू कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ई कॉमर्स। refers to the exchange of goods and services for value on the internet. E-commerce inter alia includes what, तो इसमें बाकी अदर चीज़ें सब आती है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, ऑनलाइन ट्रेडिंग आ गया, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आ गया। ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए आपके पास अब बहुत सारे क्या बोलते हैं ब्रोकर ऐप हो गए, लाइक अपस्टॉक्स हो गया, ज़ेरोधा हो गया, और जो भी आपको पता है आप वीडियो में कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में अपना हो गया गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया, और इसके अलावा भी कुछ पता है तो आपको कमेंट डाउन करना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज में आपको डेटा मिल रहा है, तो जो आपको गूगल से मिल रहा है डेटा या कोई भी सर्च इंजन वेबसाइट से, नहीं ये तो ई कॉमर्स नहीं हुआ आपका। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अगर आपको डेटा मिल रहा है, मान लो कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कुछ डेटा बेच रही है पीपीटी बना के, जैसे कि आपका मान लो कि चैट जीपीटी फॉर एग्जांपल, ऐसी कोई वेबसाइट है। चैट जीपीटी तो वो वेबसाइट नहीं है, कोई स्पेसिफिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सेलर जो है वो डेटा का सेलर, और दूसरा वाला खरीदने वाला जो है वो क्या बोलते हैं अल्टीमेटली डेटा खरीद रहे हैं मान लो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या आ गया, फ्यूचर, फॉरवर्ड्स, और जितने भी आपके हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिर व्हाट इज़ बिजनेस ट्रांजैक्टेड थ्रू ई कॉमर्स, बिजनेस जो आपका ई कॉमर्स के थ्रू जो ट्रांजैक्टेड है, उसमें बिजनेस का टाइप क्या क्या ये, तो सबसे बेसिक टाइप जो अपन हमेशा से पढ़ चुके, जो अपने को हमेशा से आता है, अपन उसकी बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला टाइप जो है वहाँ पे क्या है, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर का बेस्ट एग्जांपल जो हमेशा क्या बोलते हैं अपने डेली यूज़ में आता है, और सबसे बेस्ट जो अपन ये 5 टाइप के बिजनेस में सबसे ज़्यादा जो आपके रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में आता है वो आता है आपका B2C बिजनेस। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अर्बैनिक और स्नैपडील या फ्लिपकार्ट भी हो गया, और जितने भी टाइप के हैं ई कॉमर्स, और आपको पता है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट B2B बिजनेस। B2B बिजनेस में क्या होगा, वैसी बात है, एक जो सेलर होगा वो भी बिजनेसमैन होगा, और जो बायर होगा वो भी आपका क्या होगा, बिजनेसमैन ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा, गो फॉर वर्ल्ड, business.com, तो ये सब जो है वो B2B के एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट गवर्नमेंट टू कस्टमर। गवर्नमेंट टू कस्टमर मतलब कि ट्रांजैक्शन जो है वो गवर्नमेंट से डायरेक्टली कस्टमर को हो रहा है, तो इसके एग्जांपल दिए गए लाइक इनकम टैक्स वेबसाइट, जीएसटी वेबसाइट, जहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, जो वेबसाइट्स है वो गवर्नमेंट ने बनाई और आप यूज़ करके उसका टैक्सेस का पेमेंट कर रहे हो, और भी कोई अदर वेबसाइट जहाँ पर क्या बोलते हैं आप कोई रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, तो बेसिकली बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट से कस्टमर के बीच में होना चाहिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर एक साइड जो है वो बिजनेस है, दूसरी साइड जो है वो गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा या तो किस चीज़ का होगा बेटा,
इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो किसका होगा, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का। यहाँ पर भी या तो कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गवर्नमेंट, मान लो कोई गवर्नमेंट ने कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पर दो बायर और सेलर जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया गवर्नमेंट ने, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ई कॉमर्स के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक पार्टी गवर्नमेंट और दूसरी पार्टी जो है वो क्या है, बिजनेस है, तो वो इसमें B2G और G2B में आ जाएगा। C2C का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, OLX। OLX में आप क्या करते हो, अपनी पुराने सामान, घर की जो चीज़ें हैं वो सब क्या कर देते हो, बेच देते हो, ठीक है। अब अपनी CA फाइनल की बुक्स उसको मत बेचना क्योंकि वो बहुत काम आती है, तो इतनी बड़ी गलती मत करना। मैम खरीदेगा अभी कौन करके सही बात है, ये बात भी सही है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी बुक्स होती है और बाकी जो अदर इंसान है उसके पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स खरीदेगा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, कि ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल क्या होता है। तो ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल समझने से पहले आपको दो टॉपिक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला टॉपिक क्या है, मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। एक होता है जो बिजनेस मॉडल वो मार्केट प्लेस होता है, दूसरा होता है इन्वेंट्री बेस्ड बिजनेस मॉडल, ठीक है। मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल जो वो बहुत ईजी, आप लोग को ऑलरेडी पता है पहले से, कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो एग्रीगेटर, मतलब वो जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म है, बायर्स जो है वो उसके लिस्टेड है, सेलर्स जो है लिस्टेड है, तो वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, वो अपना गुड्स नहीं बेच रहा है, ठीक है। तो वो क्या जाता है मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल, जहाँ पर वो ई कॉमर्स ऑपरेटर मार्केट बना रहे हैं, ठीक है। अपना माल नहीं बेच रहा है, वो सिर्फ ऐसा ब्रोकर बना हुआ है, इधर उसके बायर्स लिस्टेड है, इधर उसके सेलर लिस्टेड है, वो दोनों को बस मिला रहा है, तो उसका काम क्या है, मार्केट प्लेस बिजनेस मॉडल। एग्जाम्पल अमेजॉन हो सकता है, बट आजकल अमेजॉन जो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करने लगा तो इसलिए नॉट कम्प्लीटली अमेजॉन अपन नहीं बोल सकते, ठीक है। इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में क्या होता है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद है वो अपना गुड्स भी बेचता है और दूसरों का गुड्स भी बेचता है, तो यहाँ पे इन्वेंट्री जो इसकी खुद की अपने पास रखी हुई है, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल में, जहाँ पर वो अपनी गुड्स को खुद ही क्या बोलते हैं सप्लाई कर रहा है। जैसे कि आपका एग्जांपल सकते हैं कि कोई भी ब्रांड जो अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट किया, लाइक H&M हो गया, ज़ारा हो गया, या कोई भी हो गया, तो अपनी पर्सनल वेबसाइट क्रिएट की, तो वहाँ पे आप उसको बोल सकते हो ई कॉमर्स एंटिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अपन क्या पढ़ने वाले थे, ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। तो सबसे पहला बिजनेस मॉडल जो है वो क्या, सब्सक्रिप्शन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। सब्सक्रिप्शन से अगर कोई ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा है तो उसका बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स हो सकता है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब से बड़ा और कौन से सब्सक्रिप्शन बिजनेस है आपके, आपका हॉटस्टार हो गया, जी का ऐप हो गया, जितने भी ऐप है आपके जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हो, और आजकल तो बहुत सारी चीज़ों में सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो आने लगा है। तो यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा है कि आप ई कॉमर्स में भी कैसे कैसे इनकम अर्न कर सकते हो। बेसिकली अगर आप इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मान लो कल के दिन धंधा कर रहे हो तो आप किस किस तरीके से, क्या क्या आपका रिवेन्यू मॉडल हो सकता है। तो पहला रिवेन्यू मॉडल जो अपना हो सकता है वो क्या हो सकता है बेटा, आपका सब्सक्रिप्शन वाला ई कॉमर्स मॉडल, जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लगा के मंथली टाइप में आप क्या कर रहे हो, पेमेंट ले रहे हो। तो रेगुलर एंड रिकरिंग पेमेंट फॉर द रिपीटेड प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर ई कॉमर्स। तो डिजिटल आइडेंटिटी में क्या होता है कि क्या ये लोग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ करके क्या बोलते हैं, किसी भी पर्सन को एक ऑथेंटिक या एक आइडेंटिटी दे देते हैं, ठीक है। लाइक आधार कार्ड, आधार प्रोग्राम में क्या हो रहा है, आपको एज अ डिजिटल आइडेंटिटी दी गई, तो आपका एक नंबर होगा ना, तो उससे आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, आइडेंटिफाई हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजिटल एंटिटी मतलब एक नेचुरल पर्सन की डिजिटल एंटिटी क्रिएट की जा रही है और उसके थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चली जाती है। तो बस यही जो है आपका वो किस में आता है, डिजिटल आइडेंटिटी एंड इट्स पोटेंशियल फॉर ई कॉमर्स। की डिजिटल एंटिटी क्रिएट करना भी एक पोटेंशियल है किसका, ई कॉमर्स का। थर्ड में बात करूँ तो क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन एक्सेस टू टेंजिबल एंड बंडल्ड गुड्स ऑफ सर्विसेज। आप टेंजिबल गुड्स को यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हो या बंडल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करने के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहे हो। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आजकल के वाटर प्यूरीफायर बिजनेस। आजकल लोग क्या हो रहा है कि जो वाटर प्यूरीफायर उसको खरीदते नहीं है, उसका आप रेंट आउट कर लेते हैं और मंथली बेसिस पे उसका रेंट पे करते हैं। तो अराउंड शायद कुछ आर का ये 500 पर मंथ अराउंड कुछ पड़ता है, ठीक है। ये जो बिजनेस है, तो कंपनी का जो नाम है वो आपको कॉमेंट डाउन करना है वीडियो के नीचे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, रेंटिंग ऑफ फर्नीचर।
फर्नीचर भी लोग रेंट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो है रेंट करते हैं, लाइक आपका अलमीरा हो गया साथ में, या कुछ मशीन्स हो गई, या अभी ठंडी के टाइम पे आपके इलेक्ट्रॉनिक हो गया जैसे कि एसी कूलर, डिपेंडिंग अपॉन जिसको जो रिक्वायरमेंट है। तो आजकल मार्केट में ना रेंटिंग का बिजनेस बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोग क्या होते हैं पूरी कॉस्ट डाल के खरीदना नहीं चाहते हैं। आजकल तो लोग घर खरीदने के लिए भी सोचते हैं कि रेंट आउट करना ज़्यादा बेटर है कि उसको खरीदना ज़्यादा बेटर है करके, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि हम लोग क्या बोलते हैं ऑफलाइन बिजनेस का ऑनलाइन एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं, जहाँ पे आप चूज़ करोगे ऑनलाइन और हम लोग ऑफर करेंगे आपको ऑफलाइन डिलीवरी मिलेगी। तो ये तो नॉर्मली हर बिजनेस में आजकल के ई बिजनेस में इंटीग्रेटेड होता है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और आपको सामान जो ऑफलाइन मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है मोबाइल टेक्नोलॉजीज़। मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ में ये बोलना चाह रहा है हेल्पिंग ई कॉमर्स टू फ्लरिश इन ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स। ब्रिक एंड मोटर स्टोर का मतलब है कि जो फिजिकल जो आपकी दुकानें हैं, ठीक है, उसको फ्लरिश, ये फ्लरिश हो जा रही हैं, ठीक है। और वो क्या बोल रहे हैं कि आप कंपेयर कर रहे हो प्रोडक्ट ऑनलाइन बिफोर बाइंग देम। आप जैसे कि अब बहुत बार बेटा क्या बहुत सारी पॉलिसी कंपेयर करते हो, एक पॉलिसी bazaar.com है जिसमें आप क्या करते हो पॉलिसीज़ को कंपेयर करते हो, या फिर आपका जो ट्रिप वगैरह है तो उनके भी कुछ आपके आजकल वो आ गए वेबसाइट जिसमें आप ट्रिप के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हो। तो वैसी मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ भी आ चुकी है। यहाँ पर ये जो आपको ई कॉमर्स का बिजनेस आइडिया भी देते हैं कि कौन कौन से बिजनेस आइडिया आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप रन कर सकते हो जो भी, ठीक है। तो उसमें ये आता है ऑनलाइन ग्रोसरी। ऑनलाइन ग्रोसरी तो आप बताने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा आप जाके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ग्रोसरी बाय करना, जिसमें आपको जियो मार्ट में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, और किस में होता है आपका यहाँ पर एक विशाल मेगा मार्ट चलता है, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन ग्रोसरी के, जितने भी वेबसाइट्स हैं आप उसको कमेंट करना है नीचे, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ इनोवेटिव पेमेंट मैकेनिज्म। इनोवेटिव पेमेंट मैकेनिज्म में सीधा सीधा ये आपका कि आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो बेटा, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। एक तो आपका बैंक अकाउंट का सिस्टम है कि डायरेक्टली आपने एक बैंक से डाला दूसरे बैंक में चला गया। एक होता है आपका डिजिटल वॉलेट, ठीक है। डिजिटल वॉलेट का फ़ायदा क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो है ना वो आपके बैंक में नहीं दिखते हैं। तो इससे के थ्रू आप ये क्या कर सकते हो कि मान लो कि कुछ पैसा जो आपको पैसा लेना है तो आप वॉलेट पे ले लो, पेटीएम वॉलेट में ले लो, फ़ोनपे वॉलेट पे ले लो, और उस पर उसको स्पेंड भी कर दोगे। तो एक तो हो जाएगा कि डिजिटली आपके पास सारे रिकॉर्ड्स भी रह जाएंगे, और एट द सेम टाइम वो जो सारे ट्रांजैक्शंस है उसका जो डेटा है वो आपके बैंक के अकाउंट में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। और एक बोलते हैं मोबाइल मनी। मोबाइल मनी सीधा सीधा बोल रहा है कि एक्सटेंडिंग ई कॉमर्स टू अनबैंक्ड। अनबैंक मतलब जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो क्या उनको मोबाइल मनी मिल सकता है, क्या उनको कोई वॉलेट मिल सकता है? तो हाँ मिलते हैं। जैसे कई बार क्रेडिट कार्ड में आपको लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं कि आप जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आप नॉर्मल ग्रोसरी शॉप में भी जाओगे तो ऐसे बोलते हैं कि आप इतना परचेस करोगे तो आपको इतना पॉइंट मिलेगा, फिर आप वो पॉइंट को रिडीम कर सकते हो। तो बेसिकली वो जो पॉइंट्स को आप रिडीम करोगे तो जो पॉइंट्स हैं वही आपके क्या मोबाइल मनी है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, ई कॉमर्स ग्लोबल सिनेरियो एंड इंडियन सिनेरियो, कि ग्लोबली कहाँ तक पहुँच गया, इंडियन सिनेरियो कहाँ तक पहुँचा है। फिर टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन, कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन जो है उसको कैसे टैक्स लगाएंगे। सबसे पहले बोलते हैं ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड कंसर्न्स इन एमर्जिंग प्लेटफॉर्म, कि ई कॉमर्स जो वो कैसे कैसे ग्रो हो रहा है। इसका मैंने ज़्यादा मतलब पार्ट अंदर का कवर क्यों नहीं किया, बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, टैक्सेशन चैलेंजेस रिलेटिंग टू ई कॉमर्स। हाँ ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि टैक्स जो है वो हम नहीं लगा पा रहे किसका बेटा, ई कॉमर्स एंटिटी का। और सबसे पहले बोलते हैं यहाँ पर द टिपिकल टैक्सेशन इशूज़ रिलेटिंग टू ई कॉमर्स आर। टिपिकल टैक्सेशन इशूज़ क्या हैं, द डिफ़िकल्टी इन कैरेक्टराइजिंग द नेचर ऑफ पेमेंट। पहली बात तो जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसको डिफ़िकल्टी की हम कैसा नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो किस चीज़ का है, ठीक है। उसके बाद एंड स्टैब्लिशिंग अ नेक्सस। नेक्सस का मतलब होता है लिंक बिटवीन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन एक्टिविटी एंड द टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन, की लिंक पता करना कि पहली बात तो ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ टैक्सेबल होगा, कौन से टैक्सिंग जुरिस्डिक्शन है, मतलब कौन सा जुरिस्डिक्शन जो है वो टैक्स लगाएगा, बायर कहाँ पर है, सेलर कहाँ पर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, दिक्कत ये है कि सरकार जो है ये पता ही नहीं लगा पा रही थी कि कहाँ से ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है और टैक्स कैसे लगाया जाए, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, द डिफ़िकल्टी ऑफ लोकेटिंग द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को लोकेट करना, एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइंग द टैक्स पेयर फॉर इनकम टैक्स पर्पस। अब
प्रीवियस ईयर मतलब तुम ट्रांजैक्शन कर लोगे, अब असेसमेंट ईयर में तुमको ढूंढ के लेके आना, ये सबसे बड़ा सरदर्द था किसके लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के लिए। मतलब ये तो ऐसा होगा कि टैक्स हो ज़्यादा तुम कुछ दोगे नहीं और खर्चा डबल हो जाएगा तुमको ढूंढने का, ठीक है। तो ये सब दिक्कत के कारण फिर आपका क्या आया, आपके OECD के रिकमेंडेशंस आए। OECD ऐसा भगवान बन के आया और आपको कुछ रिकमेंडेशन दिए कि सुनो इंडिया वालों, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ और ऐसे ऐसे करके तुम टैक्स लगा सकते हो। तो ये G20 कंट्रीज़ है जहाँ आप क्या बोलते हैं, जहाँ OECD आपको क्या मिला, रिकमेंडेशन मिला अंडर एक्शन प्लान नंबर 1 ऑफ द BEPS प्रोजेक्ट। तो BEPS का जो एक्शन नंबर प्लान नंबर 1 है उसमें OECD ने क्या दिया बेटा, रिकमेंडेशन दिया है, ठीक है। तो एक्शन रिपोर्ट 1 के क्या रिकमेंडेशन है, तो एनालाइज द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस को उन्होंने एनालाइज किया, नेमली पहला बोलता है अ नेक्सस रूल इन द फॉर्म ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। आप एक रूल बनाओ कि आप कोई भी मतलब बाहर की जो कंट्री है या बाहर का जो बिज़नेस है, फॉरेन बिजनेस है, उसका कब हम लोग मान लेंगे कि इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक क्या है, प्रेजेंस है। मतलब कब मान लिया जाएगा कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंडिया के अंदर है, क्या बोलते हैं, बिजनेस कर रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहा है, इंडिया में बेसिकली वो लोग बिजनेस कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली, ये बोल रहा है वो। उसके बाद एक विथ होल्डिंग टैक्स, अगर मैं बोल दूँ इसको तो TDS गलत नहीं होगा, एक TDS टाइप का विथ होल्डिंग टैक्स विच कुड बी अप्लाइड टू सर्टेन टाइप्स ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो आप TDS लगाओ डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। तीसरा एन इक्वलाइजेशन लेवी इंटेंडेड टू एड्रेस द डिस्पैरिटी इन टैक्स ट्रीटमेंट बिटवीन द फॉरेन एंड डोमेस्टिक बिजनेस वेयर द फॉरेन बिजनेस हैज़ अ सफिशिएंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन द जुरिसडिक्शन। जहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि इंडियन बिजनेस वालों को तो क्या हो रहा है कि टैक्स भरना पड़ रहा है, लेकिन फॉरेन बिजनेस वाले जो है वो तो बच जा रहे हैं क्योंकि उनका इंडिया में कुछ प्रेजेंस नहीं, तो टैक्स नहीं भरना पा रहे। तो यहाँ की एंटिटी और वहाँ की एंटिटी को सेम टैक्स लगे जो अगर वो इंडिया में बेच पा रहे, तो उस क्या बोलते हैं डिस्पैरिटी को हटाने के लिए आप क्या कर लगाओ बेटा, टैक्स लगाओ, इक्वलाइजेशन लेवी लगाओ। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्वलाइजेशन लेवी लाई है, 2 सेक्शंस के थ्रू लाई है, मतलब 2 बार लाई है। पहली वाली जो इक्वलाइजेशन लेवी थी वो की सेक्शन 65 और दूसरी इक्वलाइजेशन लेवी है उसका नाम है क्या है, 165A ऑफ द फिनेंस एक्ट। दोनों किसके थ्रू, ऑफ टू द फिनेंस एक्ट 2016, फिनेंस एक्ट 2016। अब अपन इसको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है और उसके बाद फिर, तो अब अपन आ चुके हैं सेक्शन 165 के ऊपर। तो 165 सबसे पहले ये बताना चाह रहा है कि जो सेलर है, बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो कौन है, एक नॉन रेसिडेंट है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने एग्जांपल में लिया है कौन, अमेजोन, जिसका P नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो अमेजोन का कोई भी P नहीं है इंडिया में। अब वो बिज़नेस किसके साथ कर रहा है, रेसिडेंट कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब बेसिकली वो एडवर्टीजमेंट सर्विस किसको दे रहा है, रेसिडेंट को दे रहा है जो इंडिया में धंधा कर रही है, नॉन रेसिडेंट हैविंग P इन इंडिया। कोई ऐसा नॉन रेसिडेंट का P है, तो अपन एग्जांपल लेते हैं कौन, होंडा लिमिटेड। तो होंडा लिमिटेड का P इंडिया में, तो होंडा लिमिटेड को क्या दे रहा है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों को क्या काटना है, ये जो रेसिडेंट है या जो नॉन रेसिडेंट, जब पेमेंट बैक करेंगे ना बेटा अमेजोन को, तो 6% का इक्वलाइजेशन लेवी काटेंगे, ठीक है, और वो गवर्नमेंट को जमा कर देंगे। तो एक चीज़ हमेशा आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो रेसिडेंट है, मतलब जो बेसिकली रिसीवर है, सर्विस रिसीवर है, उनके ऊपर लाइबिलिटी है कि उनको टैक्स पे करना है, किसको, गवर्नमेंट को। क्यों बेटा, क्योंकि जो अमेजोन है ये बाहर का बंदा है, और पहली बात तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि बाहर के बंदे से जाके बोले कि भाई तू इंडिया में टैक्स दे, क्योंकि उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इंडिया में, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ज़्यादा दिमाग लगाया कि भाई यहाँ के बंदों को पकड़ो, क्योंकि इनको तो यही रहना है, यही धंधा करना है ज़िंदगी भर, तो अपन इनसे टैक्स वसूल सकते हैं, ठीक है। इनसे टैक्स वसूलना मुश्किल है, इसीलिए यहाँ पर जो लेवी डाली गई है वो किसके ऊपर डाली गई, जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर डाली गई है। वो सेक्शन 165A जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक है, किसके लिए बेटा, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के लिए। ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट और ऐसी कोई भी अदर टाइप की सर्विस जो कि बाद में नोटिफाई हो जाए। तो अभी तक सिर्फ किसके लिए, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, मतलब अमेजोन जो है वो क्या चला रही है, अपनी वेबसाइट में ऐड चला रही है, किसका, कोई रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल अपन लोगों ने लिया है बायजूस का या फिर होंडा लिमिटेड का, तो या फिर तो वो क्या करेंगी, उनको जो पैसा मिलेगा उसमें 6% जो है वो क्या कट के मिलेगा, रेसिडेंट से या फिर नॉन रेसिडेंट हैविंग P इन इंडिया से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना सेक्शन क्या है, वो आपका 165A। 165A जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब कि जिसका ई कॉमर्स ऑपरेशन है। तो यहाँ पर जो है अपन एग्जांपल, जो ये तो है वो इंडिया का है, यहाँ पर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जांपल में ले सकते हो
शॉपी करके एक क्या ई कॉमर्स वेबसाइट है जो कि ओन्ड किसके थ्रू है, नॉन रेसिडेंट के थ्रू ओन्ड है, ठीक है। उसके बाद शॉपी को जो है वो क्या मिल रहा है, कंसिडरेशन रिसीव मिल रहा है, किससे मिल रहा है, फ्रॉम द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करी, मतलब जिसमें ट्रांजैक्शन जो वो सब कवर होते हैं। पहली बात जो है, पहले किसको सप्लाई कर रहे हैं बेटा, रेसिडेंट को कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो सप्लाई है वो किसको है, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू IPA लोकेटेड इन इंडिया, मतलब ऐसा कोई बंदा जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है थ्रू IPA लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोगों ने एग्जाम्पल लिया किसका, प्रियंका चोपड़ा का, कि मान लो प्रियंका चोपड़ा जो है वो इंडिया आई हुई है और निक जोनस का उसी टाइम क्या आ जाता है, बर्थडे आ जाता है, तो वो यहाँ के IP एड्रेस को यूज़ करके निक जोनस को क्या कर रही है, केक भेज रही है, बुके, फ्लावर्स, जो सब भी भेज रही है। तो बेसिकली उसने क्या किया, इंडिया का IP एड्रेस यूज़ किया, तो वो ट्रांजैक्शन में भी अब क्या कटेगा, इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा, ठीक है। अब तीसरी जो सर्विस मिल रही है वो किसको मिल रही है, नॉन रेसिडेंट को मिल रही है। तो नॉन रेसिडेंट कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन रेसिडेंट को कौन सी सर्विसेज मिल रही है, सेल ऑफ एडवर्टीजमेंट विच टारगेट्स द रेसिडेंट कस्टमर। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडवर्टीजमेंट सर्विस सेल कर रहा है बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसमें गुड्स किसको बेचा जाएगा, रेसिडेंट कस्टमर को बेचा जाएगा, या कस्टमर हु एक्सेस द एडवर्टीजमेंट थ्रू IPA लोकेटेड इन इंडिया, तो बेसिकली इंडिया का IPA यूज़ हो रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या बोलता है, सेल ऑफ डाटा कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट और फ्रॉम पर्सन हु यूजेस IPA लोकेटेड इन इंडिया। तो ऐसा जो है आप इंडिया में जो IPA लोकेटेड है उसके थ्रू आप डाटा कलेक्ट करके सेल कर रहे हो, या इंडियन लोगों का डाटा क्या बोलते हैं कलेक्ट करके सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है वो इंडिया में जो IP एड्रेस लोकेट हो उसी के थ्रू होगा। तो वो जो है वो ये बंदा जो ये काम कौन कर रहा है, अगर नॉन रेसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, पहली बात तो कोई भी सर्विसेज किसको दे रहा है, रेसिडेंट को दे रहा है। अगर एनी पर्सन जो है वो इंडिया के IP एड्रेस को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहे हैं, और नॉन रेसिडेंट के केस में क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस बेच रहे हैं, सेल ऑफ डाटा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी कटेगा, लेकिन यहाँ पर जो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करेगा वो कौन डिडक्ट करेगा, वो आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो डिडक्ट करेगा। कि कौन सी रेट से डिडक्ट करेगा, 1%, ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी जो है 1% नहीं 2%, ठीक है। तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो डिडक्ट होगा 2% की रेट से। कौन डिडक्ट करने वाला है बेटा, आपका ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो डिडक्ट करने वाला है। यहाँ पे आपको एक वर्ड और देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। जब आप बुक पढ़ोगे तो देखने को मिलेगा ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का मतलब है बेसिकली आपका बायर। तो इस एग्जांपल में कौन होगा, रेसिडेंट एनी पर्सन, और तीसरा जो आपका ये नॉन रेसिडेंट जो है वो आपका क्या होगा, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हो गया, ठीक है। तो अब अपन डायरेक्ट किससे पढ़ेंगे इस चीज़ को। अभी आप लोग को क्या हुआ, एग्जाम्पल क्लियर हो चुका है। तो पहले आप एग्जाम्पल को वापस से लाइव करो। तो पहले एग्जाम्पल में नॉन रेसिडेंट जो कंपनी थी वो कौन थी, यहाँ पे अमेजोन थी, इधर बायजूस था और होंडा लिमिटेड था। और 165A में कौन कौन सी कंपनीज थी, यहाँ पर थी शॉपी, दूसरे साइड में था आपका रेसिडेंट, मान लो इंडिया का रेसिडेंट है सलमान खान, सलमान खान जो है वो इंडिया का रेसिडेंट। तो यहाँ पे सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, और तीसरे एग्जांपल में नॉन रेसिडेंट में मान लो जो डेटा है वो सेल हो रहा है किसको, जेफ बेजोस को। तीसरे एग्जांपल में मान लो डेटा सेल हो रहा है किसको, जेफ बेजोस को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 लोग याद रखना है, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा, गिफ्ट बेजोस, और तीसरा कौन है आपका, जेफ बेजोस, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन किस में, आपके डिफरेंस बिटवीन में, कि डिफरेंस बिटवीन जो है वो क्या बोलते हैं। पहली बात तो चार्जेबिलिटी ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी किसके ऊपर चार्ज होगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। जो स्पेसिफाइड सर्विसेज है उनके जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है, यहाँ पर कंसिडरेशन रिसीव और रिसीवेबल फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड। यहाँ पर एक चीज़ वर्ड और ऐड हुआ है, फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई। या तो ई कॉमर्स सब सप्लाई करो, क्या बोलते हैं गुड्स, या तो आप क्या करो सर्विस सप्लाई करो। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस दोनों कवर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्विस प्रोवाइडर जो आपका यहाँ वाले केस में कौन है, नॉन रेसिडेंट है, और यहाँ वाले केस में कौन है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है जो कि नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन वो भी क्या है बेटा, नॉन रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद सर्विस रिसीवर कौन है, तो यहाँ पर सर्विस रिसीवर था रेसिडेंट कैरिंग बिजनेस एंड प्रोफेशन इन इंडिया। तो अपन लोगों ने एग्जाम्पल लिया था उसका बायजूस। सेकेंड बोलता है NR हैविंग P इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इसका क्या है बेटा, इंडिया में P है। फ्रॉम
रेसिडेंट, या तो रेसिडेंट से मिल रहा है या नॉन रेसिडेंट। तो ये एग्जांपल जो अपन पढ़ चुके हैं कि रेसिडेंट का एग्जांपल था सलमान खान, नॉन रेसिडेंट का एग्जांपल था जेफ बेजोस, और एनी पर्सन के एग्जांपल में यहाँ पे था कि प्रियंका चोपड़ा जो वो निक जोनस को गिफ्ट भेज रही है, ठीक है। रेट जो है वो कितना है, 6% है। काटने वाला यहाँ पर कौन है, सर्विस रिसीवर। एग्जाम्पल में कौन था आपका, यहाँ वाले एग्जाम्पल में था आपका बायजूस, और दूसरा आपका था यहाँ पे होंडा लिमिटेड, और यहाँ वाले में सर्विस प्रोवाइडर मतलब कि ई कॉमर्स ऑपरेटर। अपन लोगों ने एग्जांपल लिया था शॉपी का, ठीक है। फिर एक्सेप्शन मतलब कहाँ पर आपको इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना है। तो पहले अपन बात करेंगे सेक्शन 165 की। 165 में कब आपको नहीं काटना है, तो पहला पॉइंट बोलते हैं व्हेन एनआर हैज़ अ पी इन इंडिया। तो बहुत लॉजिकल है, जब जिसका पी है इंडिया में तो हम डायरेक्टली उसका टैक्स ले सकते हैं थ्रू DTAA, तो इसलिए हम उसको इक्वलाइजेशन लेवी में कवर नहीं करेंगे। एंड स्पेसिफाइड सर्विसेज इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद दैट पी, और जो सर्विसेज हैं वो उसी पी से हम लोग को आई है। एक आपको पता चलेगा कि जो आपका इक्वलाइजेशन लेवी का अगर एग्रीगेट पेमेंट अगर साल भर में सिर्फ 1 लाख रुपये, तो भी आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अगर एग्रीगेट पेमेंट कंसेशन 1 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है तो काटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, where the payment for the specified service by the person resident or P in India is not for the purpose of carrying the business or out of profession। मतलब अगर बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर आपने क्या बोलते हैं सर्विसेज को नहीं लिया है तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि या तो P जो नॉन रेसिडेंट है सर्विस प्रोवाइडर उसका P है इंडिया में, दूसरा क्या बोलते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो 1 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा है, और तीसरा क्या बोलता है कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए अगर सर्विसेज नहीं ली गई तो इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटना है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि अगर 165A है तो कब आपको पी क्या बोलते हैं इक्वलाइजेशन लेवी नहीं डिडक्ट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो सेम है कि इंडिया में क्या है, पी है, क्योंकि पी से अपन डायरेक्टली टैक्स ले लेंगे और सर्विसेज जो है उसी पी ने इफेक्टिवली प्रोवाइड की है, ठीक है। दूसरा ये बोलते हैं कि जहाँ पे 165 में मतलब इधर बाजू वाले में क्या बोलते हैं आपको ऑलरेडी इक्वलाइजेशन लेवी लग चुकी, तो हम डबल इस साइड में इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। मतलब ये 6% वाला लग गया, 2% वाला नहीं लगेगा। आगे बोलता है द सेल्स टर्नओवर एंड ग्रॉस रिसीव्स ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर फ्रॉम द ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज मेड और प्रोवाइडेड और फैसिलिटेड इज लेस देन 2 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर सेल जो है बेसिकली वो 2 करोड़ से कम का है तो वहाँ पे इक्वलाइजेशन लेवी काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यू गॉट इट। उसके बाद टाइम लिमिट टू पे कि कब तक आपको पे करना है, तो 165 वाला पे करना है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और जो दूसरा वाला है वो आपको पे करना है क्वार्टरली पेमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 30 जून का जो क्वार्टर खत्म होगा उसमें 7 जुलाई, यहाँ पे भी 7 अक्टूबर, 7 जनवरी, लास्ट वाले में आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च में आपको 7 अप्रैल नहीं जाना है, आपको यहाँ पे 31 मार्च को ही पेमेंट कर देना है। इंटरेस्ट जो है वो कितना लगने वाला है, तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ और 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ इन केस ऑफ लेट पेमेंट। अब पेनाल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट द अमाउंट, अगर आपने फेलियर होगा कि इसको अमाउंट को डिडक्ट करने के लिए तो आपको यहाँ पर लेवी तो लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, 100% आपकी क्या पेनाल्टी भी लगेगी। तो ठीक है, लेवी और इंटरेस्ट तो किसी और में लगेगा, पेनाल्टी का जो प्रोविजन है वो कितना है 100% ऑफ द पेनाल्टी। पेनाल्टी अगर आपने पे करने में फेल होगा तो आपको पेनाल्टी लगेगी 1000 पर डे मैक्सिमम अप टू द अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट, जितना आपने डिफ़ॉल्ट किया उतना। तो डिडक्ट करने की जो पेनाल्टी है वो ये है, और यहाँ पे फेल की जो पेनाल्टी है वो फेल टू पे में 1000 पर मंथ है। यहाँ पर डिडक्शन में कोई भी पेनाल्टी नहीं, डायरेक्टली पे में है 100% ऑफ द अमाउंट। तो यहाँ पे लेवी प्लस इंटरेस्ट प्लस 100% ऑफ द अमाउंट लगेगा आपका। उसके बाद फेलियर पेनाल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट द स्टेटमेंट विद इन 30 डेज और बिफोर 30 जून, ठीक है। ये अगर आप जो स्टेटमेंट सबमिट करना था वो आप फेल हो गए, मतलब जो रिटर्न फाइल करते हैं वो फेल हो गए, तो आपको कितना लगेगा 100 पर डे ड्यूरिंग जब तक आपका फेलियर कंटिन्यू होता है, और सेम यहाँ पे भी यही बोलता है 100 पर डे। अब ये जो स्पेसिफाइड सर्विसेज बोला है कि जिसमें आपको इक्वलाइजेशन लेवी लगाना है, तो उसमें कौन सी स्पेसिफाइड सर्विस आएगी, तो इधर बात करते हैं अपन सबसे पहले स्पेसिफाइड सर्विस में ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, जो कि अपने को पहले से ही पता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोलते हैं, any provision for digital advertising space or any other facility or service for the purpose of online advertisement। तो बेसिकली वो डिजिटल स्पेस का सेल फॉर ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। आगे ऑनलाइन मीन्स अ फैसिलिटी और सर्विस और राइट ऑफ बेनिफिट और एक्सेस दैट इज ऑब्टेन्ड थ्रू द इंटरनेट और एनी अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो बेसिकली सब वही बोलना चाह रहे हैं कि आप ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हो एडवर्टीजमेंट तो कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स, ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है, मतलब यहाँ पे गुड्स भी आएगा, क्योंकि ई कॉमर्स सप्लाई में आपका गुड्स और सर्विस दोनों आता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स और सर्विस में क्या आएगा,
तो वहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो खुद का गुड्स ओन करके बेच रहा है या खुद से क्या कर रहा है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या फिर क्या कर रहा है दोनों को मिक्स करके बेच रहा है या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 1 to 3, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। नोट, ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड ऑनलाइन प्रोविजन ऑफ सर्विस वुड इंक्लूड वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन एक्टिविटीज़। क्या क्या एक्टिविटीज़ इंक्लूड करेंगे? एक्सेप्टेंस और ऑफर फॉर सेल भी आएगा। प्लेसिंग ऑफ परचेज ऑर्डर में इसमें आ जाएगा। एक्सेप्टेंस ऑफ परचेज ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया। पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस पार्टली और होली, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? कंसिडरेशन रिसीव और रिसीवेबल जिसमें इक्विलाइजेशन लेवी कटना है उसका मतलब क्या होगा करके, तो यहाँ पर अपन लोगों ने उसको शॉर्ट में डिफाइन कर लिया क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि इंडिया का रेसिडेंट और पी ऑफ नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंट या पी ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर गुड्स सेल कर रहा है और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें इक्विलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंडिया में रह रहे हैं बेटा। मतलब इंडिया का रेसिडेंट या पी ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर ई कॉमर्स के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं, मतलब यहाँ पे मान लो कि इंडिया का कोई बंदा है या पी ऑफ नॉन रेसिडेंट है, वो लोग शॉपी के थ्रू गुड्स बेच रहे हैं तो उनके पेमेंट में इक्विलाइजेशन भी नहीं कटेगा क्योंकि वो ऑलरेडी इंडिया में टैक्स भर रहे हैं। तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि कंसिडरेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो नहीं आती। पहली बात तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा आपको मिला वो कंसिडरेशन है, बस उसमें 2 चीज़ें नहीं आएंगी। पहला तो ये रेसिडेंट से अगर रेसिडेंट अगर माल बेच रहा है तो, और पी ऑफ नॉन रेसिडेंट अगर माल बेच रहा है तो, ठीक है। उसके बाद एक है बेटा TDS की सेक्शन, ठीक है, कि TDS की सेक्शन किसको, और TDS यहाँ पे लाइबिलिटी किसको? ई कॉमर्स ऑपरेटर को। तो आओ आप समझते हैं कि कब आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर को इक्विलाइजेशन लेवी काटना है और कब आपको TDS काटना है। इसका जो सेक्शन है वो क्या है आपका 194O, ठीक है। 194O क्या बोलते हैं? 194O प्रोवाइड्स दैट वेयर द सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज फैसिलिटेटेड बाय एन ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू इट्स डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म। तो सीधा सीधा बोल रहा है कि गुड्स और सर्विसेज अगर क्या बोलते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू बिक रही है तो उसको इक्विलाइजेशन उसको TDS काटना है। एंड सच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज लाइबल टू डिडक्ट एट सोर्स 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स और सर्विस। जो आपका 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट जिसका सेल्स और सर्विस का वो आपको TDS काटना है, ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ डिडक्शन कि कब आपको TDS काटना है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तब आपको TDS काट देना है। डीम्ड क्रेडिट क्या बोलना चाह रहा है? डायरेक्ट पेमेंट मेड टू ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या हो रहा है? डायरेक्ट पेमेंट है, शैल ऑल्सो बी लाइबल टू TDS, तो वो भी किसमें TDS में लाइबल होगा। मान लो भी ना मैंने एक शार्क टैंक का एपिसोड देखा था वो निश हेयर वाला, तो उसमें क्या था कि जो आप निश हेयर है जो आपके एक्सटेंशंस हैं टेम्पररी एक्सटेंशन उनको उनकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हो और उसको आप क्या बोलते हैं अमेज़ॉन से भी खरीद सकते हो। तो मान लो कि आपने उसको अमेज़ॉन से खरीदा लेकिन जो उनका पेमेंट गेटवे जैसे आप पेमेंट कर जाते हो तो पेमेंट जो वो डायरेक्टली निश के बैंक अकाउंट में चला जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर मान लो अमेज़ॉन को क्या निश हेयर जो बिका उसमें TDS काट के जमा करना पड़ेगा? हाँ, जमा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो डायरेक्ट पेमेंट जा रहा है वो भी क्या बोलते हैं लाइबल टू TDS रहेगा और इंक्लूड रहेगा किसके अंदर? ग्रॉस अमाउंट के अंदर, ठीक है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर 194O, कब आपको TDS नहीं काटना है? नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194O इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, सब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो। इन केस ऑफ सम क्रेडिटेड और पेड टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट मतलब जिसका गुड्स बिक रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर ये सेलर हो गया। बीइंग एन इंडिविजुअल, तो पहला क्या ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट जो वो क्या इंडिविजुअल और HUF है एंड वेयर अमाउंट डज नॉट एक्सीड 5 लाख। छोटा बंदा यार, मतलब 5 लाख रुपए तक का बेच ला रहा है सिर्फ ई कॉमर्स पार्ट, तो वो छोटा बंदा उससे क्या TDS लोगे? एंड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज़ फर्निश्ड पैन एंड आधार टू ई कॉमर्स ऑपरेटर, वो बहुत शरीफ है, उसने अपना पैन आधार डिक्लेयर कर दिया कि हम ज़्यादा नहीं कमाते, सिर्फ 5 लाख रुपये तक कमाते हैं, तो साल भर में 5 लाख रुपये में आप क्या ही उसका डिडक्ट करोगे, ठीक है। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ TDS अंडर एनी अदर सेक्शन, वो लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो आपको TDS कट रहा है किसके अंदर बेटा? 194O के अंदर, या तो TDS नहीं कट रहा है क्योंकि अब ये 5 लाख वाली जो लिमिट है उसके अंदर आ रहे हो, तो आपको कोई भी और सेक्शन में TDS जो है वो सेल्स के ऊपर नहीं कटने वाला, ठीक है। अब पावर ऑफ CBDT टू इशू गाइडलाइंस की CBDT के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम क्या गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग TDS, कौन पे करेगा? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो कि एग्रीगेटर है। एक्सेप्शंस टू सेक्शन 194O, 194 का क्या एक्सेप्शन है? 194O शैल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिलेशन टू ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटीज
इन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन IFSC, जो सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है जो कि IFSC में लोकेटेड है तो वहाँ पर नहीं लगेगा। ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स में भी आपका नहीं लगने वाला है। अब एप्लीकेबिलिटी ऑन पेमेंट गेटवे, तो पेमेंट गेटवे उसके ऊपर क्या एप्लीकेबिलिटी है? In order to remove the difficulty, it is provided that payment gateway will not be required to deduct tax under 194 of the Act of Transaction if the tax has been deducted by e-commerce operator under 194A of the Act। वो ये सीधा सीधा ये बोल रहा है कि जो पेमेंट गेटवे है, लाइक आपका मान लो यहाँ पर आपका फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, कोई भी और पेमेंट वेबसाइट हो गई, ठीक है, तो वहाँ उनको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो वो TDS डिडक्ट कर रहा है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन अंडर 194O ऑन इंश्योरेंस एजेंट और इंश्योरेंस एग्रीगेटर। क्या इंश्योरेंस एजेंट या एग्रीगेटर मतलब क्या हो रहा है, आजकल इंश्योरेंस भी ऑनलाइन बिक रहा है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि या जो एजेंट है या जो एग्रीगेटर है बेसिकली क्या उनको TDS काटने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो ये बोलना चाह रहे हैं इफ़ द इंश्योरेंस एजेंट और एग्रीगेटर हैज़ नो इन्वॉल्वमेंट इन ट्रांजैक्शन, बेसिकली अगर उनका कोई इन्वॉल्वमेंट या ट्रांजैक्शन में ऑटोमेटिकली पॉलिसी बिक रही है, लेकिन LIC का नाम ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली जो पॉलिसी है जो वो क्या कहते हैं बिक जाती है, तो वहाँ पर आपको क्या बोलते हैं TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तो फिर कटेगा। अब कुछ कॉमन प्रोविजंस हैं किसके लिए, 165 और 165A के लिए। सबसे पहला फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, कि इसको कौन सा रिटर्न फाइल करना है। आगे एवरी SSC और ई-कॉमर्स ऑपरेटर शैल फाइल, क्या फाइल करना है उन लोग को, विथ DSC इन फॉर्म नंबर 1 ऑन और बिफोर 30 जून, तो उनको रिटर्न फाइल करना होता है फॉर्म नंबर 1 में ऑन और बिफोर 30 जून। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ऑफ रिवाइज स्टेटमेंट, की टाइम लिमिट क्या है रिवाइज स्टेटमेंट फाइल करने का, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2 साल से पहले, ठीक है। उसके बाद टाइम लिमिट मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने का 2 साल के अंदर आपको रिवाइज रिटर्न फाइल कर देना है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इशूड बाय AO के नोटिस में कितने दिन में रिस्पॉन्ड करना है, तो 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ सच नोटिस, 30 दिन के अंदर आपको कर देना है। अब आगे प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट, कि आपका स्टेटमेंट जो है वो अभी आपने जो बेसिकली रिटर्न भरा है वो प्रोसेस कैसे होगा। आगे मैनर ऑफ प्रोसेसिंग द स्टेटमेंट, एडजस्टमेंट फॉर एनी अरिथमेटिकल एरर और द स्टेटमेंट, कोई मान लो अरिथमेटिकल एरर को वो एडजस्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट हुआ तो कंप्यूटेड ऑन द बेस ऑफ सम डिडक्टेबल और पेबल, जितना आपका रिफंड है या पेबल है तो उतने में आपको हो जाएगा। रिफंड जो रहेगा शैल बी इशूड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद आपका वो रिफंड दे देंगे। इंटीमेशन फॉर डिमांड एंड रिफंड शैल बी सेंट विद इन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड, तो इंटीमेशन आपका 1 साल के अंदर भेजेंगे। ये जो है वो सेम है नॉर्मल जो आपके इनकम टैक्स के प्रोविजन है वो। रिफंड शैल बी ग्रांटेड टू पर्सन को रिफंड ग्रांट हो जाएगा। प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड, ठीक है, अगर आपको डिमांड नोटिस आएगा तो क्या फॉर्म है आपका, फॉर्म नंबर 2। फर्दर इंटीमेशन इशूड अपॉन प्रोसेसिंग शैल बी डीम टू बी द नोटिस ऑफ द डिमांड, ठीक है। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो इंटीमेशन जो आपको इशू होगा शैल बी डीम टू बी द नोटिस ऑफ डिमांड, तो वो आपको ऑटोमेटिकली अगर कोई इंटीमेशन इशू है तो मान लेंगे कि वो नोटिस है किसका बेटा, डिमांड का। और रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, रेक्टिफिकेशन के लिए सबसे पहला क्या बताता है, टाइम लिमिट। टाइम लिमिट फॉर अमेंडिंग एंड इंटीमेशन, कितना टाइम लिमिट में इंटीमेशन अमेंड हो सकता है। फॉर मिस्टेक अपारेंट फ्रॉम रिकॉर्ड 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड मिस्टेक कैन बी मेड, अमेंडमेंट कैन बी मेड, मिस्टेक तो सुओ मोटो ही होती है मतलब गलती से होती है, अपने मन से नहीं होती, तो अमेंडमेंट जो है आपका सुओ मोटो हो सकता है और ब्रॉड टू द नोटिस बाय द SSC और ई-कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब या तो डिपार्टमेंट वाले भी लेके जा सकते हैं, तो जो आपके जो बंदे हैं मतलब SSC जो है वो भी लेके जा सकता है, ई-कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो लेके जा सकता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन टू AO बिफोर पेंडिंग द इंटीमेशन, OBS जो है वो दिया जाएगा, कौन देगा, AO देगा। द इंटीमेशन फॉर डिमांड और रिफंड विल बी शैल बी सेंट, तो जो भी आपका डिमांड और रिफंड होगा उसका इंटीमेशन भेज देंगे। अब अपील किसको करना है, कमिश्नर को करना है, इनकम टैक्स अपील। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील इम्पोजिंग पेनाल्टी 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर, कब तक आपका टाइम लिमिट क्या है बेटा, 30 दिन ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर जो आपका AO से आया है। फीस फॉर अपील कितना है, 1000 रुपये। अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब क्या आपका क्या हो गया, ITET के लिए आपकी फ़ीस जो है वो कितनी होने वाली है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, असेसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर CIT में फाइल एन अपील टू ITET। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील इज 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ द प्रीवियस ऑर्डर। टाइम लिमिट फॉर क्या 60 days कहाँ से, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रीवियस ऑर्डर से। यहाँ पे 60 दिन है, टाइम पैसा 1000 ही है। पनिशमेंट फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, अगर आप गलत स्टेटमेंट देते हो
तो आपको पनिशमेंट जो है वो कितनी मिलने वाली है। तो पहले पनिशमेंट देख लेते हैं। हाय 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 3 years विथ फाइन, फाइन भी लगेगा और 3 साल की पनिशमेंट भी लगेगी। तो अब गलत फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो कैसे होता है। इफ़ अ पर्सन मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट इन एनी वेरिफिकेशन अंडर द चैप्टर और एनी रूल, कहीं भी फॉल्स स्टेटमेंट दे दिया, डिलीवर्स ऑन अकाउंट और स्टेटमेंट विच इज़ फॉल्स एंड विच इज़ आइदर नोज और बिलीव टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। कोई भी ऐसी बात है, कोई ऐसा अकाउंट या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है उसको पता है गलत है, ऐसा मान लिया गया है कि गलत है, या उसको वो नहीं मानता कि वो क्या बोलते हैं वो चीज़ सही है। शैल बी पनिशेबल कितना बेटा, 3 साल विथ फाइन। इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन, प्रायर सैंक्शन ऑफ चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इज रिक्वायर्ड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 176। यहाँ पे अगर किसी को जेल भेजना है तो किसकी परमिशन लगेगी, चीफ कमिश्नर की परमिशन आपको लग जाएगी। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर सर्टेन प्रोविजन, तो मिसलेनियस प्रोविजन है जो कि इतने खास नहीं है, तो इसको पढ़ना है वो बुक से पढ़ सकता है। ओके, थैंक यू एवरीवन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। और चलो और जल्दी जल्दी आपको जिसके क्या बोलते हैं एग्जाम्पल पते में ऊपर जितने भी अपन प्रोविजंस पढ़े तो उसको आप कमेंट टाइम करें। ओके, थैंक यू।